इस दुनिया में कई लीडर्स आए, कुछ महान थे, कुछ डिक्टेटर, पर एक लीडर आज भी ऐसा है जिसके बारे में दुनिया आज भी अंधेरे में ही है। एक ऐसा इंसान जिसका पूरा बचपन स्विस बोर्डिंग स्कूल में बास्केटबॉल खेलते हुए गुजरा और जवानी दुनिया के सबसे बंद मुल्क के सुप्रीम लीडर के रूप में। क्या ये एक डायनेस्टी हैंडओवर था या किसी डेंजरस प्लान का हिस्सा? कैसे एक 27 साल का लड़का बिना मिलिट्री एक्सपीरियंस के दुनिया के सबसे खौफनाक डिक्टेटर बन गया, और कैसे वो अपनी कुर्सी पर आज भी धस के बैठा हुआ है बिना किसी ऑपोजिशन के। किम जॉन ऊ का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपने उनको आज के टाइम पे देखा होगा, लेकिन बचपन में वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़के थे। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो स्विट्जरलैंड के एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में शांति से पढ़ाई कर रहा था, माइकल जॉर्डन का फ़ैन था, बास्केटबॉल खेलता था और चॉकलेट केक खाने का बहुत ही ज़्यादा दीवाना था। लोगों को लगा ये बस एक रिच एशियन किड है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी थी एक केयरफुली गार्डेड सीक्रेट। ये था नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग सेकंड का बेटा, जो कि उनके फादर थे, और फ्यूचर में दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल, ब्रूटल और फियर लीडर बनने वाला लड़का यही था। लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर का बेटा नहीं था, बल्कि एक डेंजरस लेगेसी का वारिस भी था, जिसे पावर सिर्फ लेनी नहीं थी बल्कि उसको पूरी दुनिया के लिए एक डर का नाम बनाना था। आइए जानते हैं किम जॉन ऊ का पूरा सच, उनके सीक्रेट चाइल्डहुड, पॉलिटिकल राइज, ब्रूटल टैक्टिक्स और एक ऐसी कंट्री जहां हर सांस किम के नाम से ही ली जाती है। किम जोंग उनका जन्म ऑफिशियली 1983 या 1984 में हुआ है। किसी को भी उनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने कभी भी चीज़ को पब्लिकली कंफर्म किया ही नहीं है, या पब्लिकली इस बारे में कोई जिक्र करा ही नहीं है। उनका जो बचपन था वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस था। उन्होंने स्विट्जरलैंड के बर्न में एक इलाइट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन एक फेक नाम के साथ। वहाँ के क्लासमेट्स कहते हैं कि वो शाय थे, लेकिन बास्केटबॉल और वेस्टर्न कल्चर के बहुत ज़्यादा फ़ैन थे। उसने कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, पर उसके बॉडीगार्ड्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स और उसका अचानक से गायब हो जाना सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता था उस टाइम पे। स्कूल में उनका नाम था पाक उन, और उनको इसी नाम से जाना जाता था, और उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड्स में भी उसकी पहचान को केयरफुली हाइड किया गया था, ध्यान रखते हुए, क्योंकि आगे चल के उसे एक महान काम करना था जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। 1994 में किम जोंग सेकंड ने नॉर्थ कोरिया की पावर संभाली, जब किम सेकंड सुंग यानी किम डायनेस्टी के फाउंडर यानी कि किम जॉन उनके दादाजी का जब देहांत हुआ, तो किम जॉन सेकंड ने अपने 3 बेटों में से किसी एक को अपना सक्सेसर बनाने का प्लान बनाया। सबसे बड़ा बेटा किम जोंग नाम ज़्यादा आउटगोइंग था और फॉरेन इन्फ्लुएंस में था, जो डिक्टेटरशिप के लिए रिस्क बन सकता था। किम जॉन उन हालांकि सबसे छोटा था, पर सबसे ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड और ओबिडेंट माना गया। उसके अंदर वो रूथलेस क्वालिटी थी जो डिक्टेटरशिप चलाने के लिए चाहिए होती है। तब से उसकी तैयारी शुरू हुई। नॉर्थ कोरिया की टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल पोजीशंस उसके लिए पहले से खाली कर दी गई थी, वैकेंट कर दी गई है। 2008 में किम जॉन सेकंड को हार्ट स्ट्रोक आया, यानी कि किम जॉन उनके फादर को, और वहाँ से किम जॉन उनको पब्लिक इवेंट्स में लाना शुरू किया गया। 2009 से लेकर 2010 तक उसने आर्मी जनरल के रूप में टाइटल ले लिया, बिना किसी मिलिट्री एक्सपीरियंस के। मतलब उनकी बॉडी देख के लगता है कि इन्होंने कभी मिलिट्री वगैरह में काम करा होगा, क्योंकि वो सब फेक था, उन्होंने कभी काम मिलिट्री में करा ही नहीं था। दिसंबर 2011 में किम जॉन सेकंड की मौत हुई, और सिर्फ 27 साल के किम जॉन उन ने नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की पोजीशन हासिल कर ली। दुनिया शॉक थी, इतने कम एज में एक न्यूक्लियर पावर का लीडर, पर असली शॉक तो बाद में आया। अपनी पावर सिक्योर करने के लिए किम ने सबसे पहले अपने ही अंकल जैंग सोंग थैक को ट्रेजन का इल्ज़ाम लगाकर एग्जीक्यूट करवा दिया। एक पब्लिक वार्निंग के रूप में ये वो आदमी थे जिसने उनकी पावर में आने के लिए बहुत ज़्यादा मदद की थी, पर किम ने उनके लिए दोस्ती रिश्ता कुछ मायने नहीं रखता। किम ने उनको एज अ थ्रेट देखा, और सिर्फ उनकी लॉयल्टी और पावर के बेसिस पे उनको जज ना करते उनको मौत के घाट उतरवा दिया। 2017 में उसने अपने हाफ ब्रदर किम जोंग नाम को मलेशिया के एयरपोर्ट पर VX नर्व एजेंट से मरवा दिया। ये केस तो बहुत ही फेमस हुआ था। रीज़न, ही वॉज कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल थ्रेट फॉर किम जॉन उन। किम जॉन उन ने नॉर्थ कोरिया को एक फुल्ली आइसोलेटेड और कंट्रोल में रखने वाला मुल्क बना दिया है। हर सिटीजन को प्रोपोगेंडा मशीन्स के थ्रू ट्रेन किया जाता है कि उनका लीडर डिवाइन है, गॉड लाइक है। इंटरनेट, आउटसाइड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल न्यूज़ सब बैंड है, और अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो पनिशमेंट सिर्फ उसको नहीं, उसके माँ बाप, दादा दादी और फ्यूचर जनरेशन को भी होती है। ये है 3 जनरेशंस ऑफ पनिशमेंट का नॉर्थ कोरियन रूल। किम ने पावर में आने के ठीक 5 साल बाद अपना पूरा फोकस अपने देश को न्यूक्लियर पावर बनाने में लगा दिया।
2016 से लेकर 2019 तक उन्होंने मल्टीपल न्यूक्लियर टेस्ट किए और इंक्लूडिंग ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो USA तक पहुंच सकती है। ये टेस्ट सिर्फ पावर दिखाने के लिए नहीं थे बल्कि एक मैसेज था, मैं छोटा देश ज़रूर हूँ लेकिन तुम मुझे लाइटली लोगे तो पूरी दुनिया चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी 2018 और 19 की मीटिंग्स हिस्टोरिक थी पर आउटकम ज़ीरो, क्योंकि किम ने सिर्फ मीडिया का फ़ायदा उठाया था अपने देश को एज प्रमोट करने के लिए, लेकिन न्यूक्लियर वेपन छोड़ने का उनका कोई भी इरादा नहीं दिखाया। और किम जॉन में आप बात देखोगे कि 1 साल या 2 साल बाद वो थ्रेट करते रहते हैं कि मैं साउथ कोरिया पर अटैक कर दूंगा, और साउथ कोरिया हमेशा डिफेंस ड्रिल करता है अपने देश को लेके, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो लीडर है थोड़ा संकी किस्म का है, थोड़ा पागल किस्म का है, चाहेगा तो ये सच में अटैक कर ही दे। 2022 में जब पुतिन ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो किम जॉन उन ने अपना पूरा सपोर्ट दिखाया, वेपन्स एक्सपोर्ट किए, यहाँ तक कि अपने ट्रूप्स भी भेजे। इनडायरेक्टली उन्होंने ये काम करके वेस्ट को चैलेंज करते हुए चाइना भी इस फ्रेंडशिप का साइलेंट पार्टनर है और ईरान भी। किम डिप्लोमेटिकली अपने आप को सुपर पावर्स के बीच एक वाइल्ड कार्ड के रूप में रखना चाहते हैं। किम ने राय सोल-जू से शादी की जो कि फॉर्मर सिंगर थी नॉर्थ कोरिया की। उनकी शादी कब हुई, उनके बच्चे कितने, किसी को नहीं पता, सब कुछ क्लासिफाइड है। बस कुछ ग्लिम्स में दिखते हैं कि जब किम किसी स्टेट फंक्शन में वाइफ के साथ अपीयर होते हैं तो ये वो दिख जाती है, वरना उनका देखना बहुत मुश्किल है। उनकी बहन किम यो जोंग भी अब एक एक्टिव पॉलिटिक्स में है और एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर किम के साथ कुछ होता है तो वो उनकी सक्सेसर हो सकती है। आयरनी ये है कि जितना खौफ नॉर्थ कोरिया में किम का है उतनी ही लॉयल्टी भी है, क्योंकि प्रोपोगेंडा मशीन्स बचपन से ही हर माइंड को वॉच करती है। पोस्टर्स, स्लोगन्स, स्टेट न्यूज़ सब किम को डिवाइन बीइंग बताते हैं, इसलिए लोग उनसे नफरत कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं कर सकते किसी और सिस्टम को किम के अलावा। नॉर्थ कोरिया में ओपोजिशन होना का मतलब है सुसाइड। यहाँ डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इलेक्शन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, जहाँ सिर्फ एक ही नाम बेल आउट होता है और वो होता है किम जॉन उनका। और अगर किम के खिलाफ कोई बोले, उनके फैमिली के अगेंस्ट कुछ कहे या उनको सिर्फ उनकी फ़ोटो सही जगह ना लगाए अपने घर के अंदर, तो उन्हें 3 जनरेशन्स ऑफ पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब सिर्फ आप नहीं, आपके माँ बाप, आपके बच्चे और फ्यूचर जनरेशन भी लेबर कैंप्स में भेज दिए जाते हैं। ये कैंप स्लेवरी से भी ज़्यादा वर्स हैं। स्टारवेशन, टॉर्चर, फोर्स लेबर सब कुछ इस कैंप के अंदर होता है। ये फियर इतना गहरा है कि लोग अपने मन में भी लीडर के खिलाफ सोचने से डरते हैं, क्योंकि उनका माना जाता है कि वो लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में बचपन से बच्चों को यही बात सिखाई जाती है। और आपने कई बार शॉर्ट्स वीडियोस में, इंस्टाग्राम रील्स में या यूट्यूब पे देखा होगा कि किम ने कुछ बहुत ही अजीब व गरीब रूल अपनी कंट्री के सिटीजन के लिए सेट कर रखे हैं, और वो सच में है। जैसे कि सिर्फ किम के हेयर स्टाइल ही अलाउ है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ वो हेयर स्टाइल अलाउ हैं जो किम या उनकी प्रोपेगेंडा मशीन अप्रूव करती है। ब्लू जीन्स बैंड है क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर का सिंबल है। बाइबल रखना डेथ पेनल्टी के बराबर है। क्रिश्चियनिटी या कोई भी रिलीजन अलाउ नहीं है, सिर्फ किम की ही वर्शिप वहाँ पे की जाती है। टीवी चैनल सिर्फ स्टेट रन है, लोग सिर्फ वही देखते और सुनते हैं जो किम चाहता है। इंटरनेट बैंड है, सिर्फ एक क्लोज इंटरनेट सिस्टम या जिसमें सिर्फ किम के बारे में पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं। नो इंटरनेशनल ट्रैवल, किसी सिटीजन को बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती। अगर कोई भागता है और पकड़ा गया तो समझ लो उसकी पूरी ज़िंदगी और उसके आने वाली जनरेशन, पिछली जनरेशन सफ़र करने वाली है। और सिर्फ गवर्नमेंट ही फैशन को अप्रूव करती है। वेस्टर्न फैशन, म्यूज़िक या ये सब बैंड है। और जब किम के फादर की जब डेथ होती है और जब हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है तो लोगों को रो कर अपनी आवाज़ निकालनी पड़ती है, वरना जेल या डेथ पेनल्टी मिलती है, क्योंकि वो उनके लिए भगवान का दर्जा है। नॉर्थ कोरिया को एक ग्लोबल न्यूक्लियर पावर बनाना है जो किसी भी बड़ी पावर जैसे कि USA, साउथ कोरिया, जापान को चैलेंज कर सके, यही किम का मिशन है। किम डायनेस्टी का कंट्रोल फॉरएवर रखना। उनके बाप और दादा ने जो लेगेसी छोड़ी है उसको वो और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। अपनी पॉपुलेशन का ब्रेन वॉश कर देते हैं, जैसे ये लगे कि उनका लीडर डिवाइन है और बाहर की दुनिया शैतान है। अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे कई सारे यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे कि जो सिटीज़न नॉर्थ कोरिया के थे वो कैसे न कैसे करके भाग के साउथ कोरिया पहुंचे, और जब वो अपनी कहानी दुनिया को बताते हैं तो दुनिया शॉक हो जाती है, क्योंकि किम के जो रूल्स है वो बहुत ज़्यादा सेंसलेस है और वहाँ की जो सिटीज़न की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि वहाँ पे 1 से लेकर $2 पर डे लोगों की इनकम चल रही है। वहाँ पे भूखमरी कॉमन है। बिजली बहुत कुछ घंटों के लिए आती है। लोगों को लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी ज़िंदगी उनकी है, क्योंकि उनको सिर्फ वही दिखाया जाता है। प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा गहरा है कि लोगों को ये भी नहीं पता है कि दुनिया में और देश एग्जिस्ट करते हैं जहां लोग आज़ादी से जीते हैं। अब देखा जाए तो किम जॉन उनके रूल्स में सिर्फ टैंक और मिसाइल नहीं बल्कि थॉट कंट्रोल भी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आपके सपने भी मॉनिटर होते हैं, जहां फ्रीडम का मतलब सिर्फ किम की मर्जी है और अगर आप सोचोगे भी तो वो भी गुनाह है। नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रिजन है और किम जॉन उन उसका जेलर भी है, जज भी है और भगवान भी है।